हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में जो पार्ट है आउटलाइन है वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम पढ़ेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ठीक है। फिर कैलकुलेट करेंगे कि आर डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होता है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों अलग क्वांटिटीज होती है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अगर एक के जगह बहुत सारा चार्ज हो फिर पोटेंशियल क्या होगा, तो उसका वो भी पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तब पोटेंशियल क्या होगा आर डिस्टेंस में, वो भी कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे कि डाइपोल का एनर्जी क्या होता है इन्हें एक्सटर्नल फील्ड। सोचो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक डाइपोल को रख दिया तो डाइपोल का एनर्जी क्या होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। और फिर कैलकुलेट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है दिखने में। देखेंगे कि पॉइंट चार्ज का एक चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग होगा। अगर एक प्लेन है, प्लेन तो प्लेन के ऊपर अगर चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग होता है। अगर दो चार्ज है दोनों चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग होता है। तो ऐसे हर चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दिस इज फॉर टुडे फॉर पार्ट 1 एंड सेकेंड पार्ट में हम कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट है वो कवर करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखते हैं। तो सोचो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू। तो हमें पता है जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मतलब जो भी एक रीजन ले लो, तो इस रीजन में क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जो भी कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके बाहर निकल देगा, और अगर नेगेटिव चार्ज एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी की तरफ। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड ऑफ दिस चार्ज। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। ओके। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना वो किस तरीके का फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। ये तीनों फोर्स के बीच में कॉमन क्या है बता सकते हो? कॉमन क्या है? ये तीनों फोर्स को हम बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है कंजर्वेटिव फोर्स। ये तीनों को हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जहां पर जिस फोर्स के अगेंस्ट अगर तुम कोई वर्क डन करोगे तो वो वर्क क्या होगा डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो वर्क एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे यहां पर देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर तुम कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कभी वर्क डन कर रहे हो तो वो कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे सोचो तुम इस पेन को ग्राउंड से उठा के ऊपर लेके आए, तुमने क्या किया, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। तुमने फोर्स लगा के जमीन से उठा के इसे ऊपर लेके आए, तुमने वर्क डन किया। वर्क डन कितना किया? mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमने जो वर्क डन किया वो इस पेन में स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और जब इस पेन को हम छोड़ देंगे वो नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो हम जो नीचे से उठा के लेके आ रहे हैं ना, जो वर्क डन किया वो इसमें ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो इस फोर्स को जिस फोर्स के अगेंस्ट अगर हम वर्क डन करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो स्टोर हो जाता है एज ए एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस सिमिलर होता है स्प्रिंग फोर्स। एक स्प्रिंग है, सोचो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर तुम ऐसे खींचोगे, खींच के छोड़ दोगे तो क्या होगा? अगर तुम ऐसे खींच रहे हो तो क्या हो रहा है, तुम वर्क डन कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो। तो अगर तुम छोड़ दोगे वो अपनी जगह वापस चला जाएगा। मतलब तुमने जो वर्क डन किया था वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया था, तुमने छोड़ दिया, स्प्रिंग अपनी जगह वापस चला गया। तो सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। सोचो तुम यहां से पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लेके आ रहे हो तो क्या होगा? पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो तुम इस रिपल्सन के अगेंस्ट चार्ज को इस तरफ लेके आ रहे हो तो तुम वर्क डन कर रहे हो।
तुम वर्क डन करोगे ना, तो एक क्या कर रहे इसको पुश कर रहे बाहर की तरफ, तुम इसे फिर भी अंदर की तरफ लेके आ रहे हो, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो। ये जो वर्क डन कर रहे हो ना, ये इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, यू, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं यू। तो जब भी तुम इस चार्ज को यहाँ पर लेकर छोड़ दोगे, क्या होगा, रिपल्सन है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, ये वापस चला जाएगा इंफिनिटी में। तो क्या हुआ, तुमने जो वर्क डन किया वो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, तुमने जब छोड़ दिया वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल होगा फ्रिक्शन। तुम अगर फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हो ना, तो वो एज ए एनर्जी स्टोर नहीं होता है। क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो फ्रिक्शन क्या होता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, डायरेक्शन के अगेंस्ट। तो उसके अगेंस्ट जो तुम काम कर रहे हो ना, वर्क डन कर रहे हो, वो स्टोर नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, सोचो तुमने एक ऑब्जेक्ट को यहां से टेबल के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह लेके आया, तुमने छोड़ दिया, क्या ऑब्जेक्ट अपने आप अपने प्रीवियस पोजीशन में जाता है, इनिशियल पोजीशन नहीं जाता है। तो क्या हुआ, तुमने जो वर्क डन किया वो तो स्टोर नहीं हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स होता है तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सोचो हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सोचो ये Q1 चार्ज है और तुम यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q2, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, इस पॉजिटिव चार्ज को पहले इंफिनिटी से यहां पर लेके आ रहे हो, इंफिनिटी से। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है Q2 जो इंफिनिटी में, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंफिनिटी में इस चार्ज का जो एनर्जी होगा वो होगा 0। तो इंफिनिटी अगर इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हम जो वर्क डन करेंगे ना वही तो इसमें ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तुम जो वर्क डन करते हो वही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो तुम्हारा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी W इक्वल टू। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि इंफिनिटी से एक ऑब्जेक्ट को r डिस्टेंस पे लेके आने में कितना, यहां से यहां तक लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इंफिनिटी से r डिस्टेंस में। जो तुम वर्क डन करोगे वही हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, क्लास 10 में पढ़े थे, 9-10 में, कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट पकड़ लेते dr, स्मॉल डिस्टेंस dr। तो फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स कूलॉम फोर्स और dr हो गया स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर एक माइनस साइन आएगा, माइनस साइन क्यों होगा, ए क्या है पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो फोर्स का डायरेक्शन वो पॉजिटिव होगा ना, और तुम कहां लेके आ रहे हो, तुम फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हो, तो डायरेक्शन क्या होगा नेगेटिव। तो इसलिए dr क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए एक माइनस साइन आता है तुम्हारा के मतलब तुम फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो दिखाने के लिए एक माइनस साइन आता है, ठीक है। और तुम ये भी बोल सकते हो तुम जो काम कर रहे हो ना एक्सटर्नल फोर्स, इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द कूलम फोर्स। मतलब कूलम फोर्स जितना होगा उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा उसको पुश करने के लिए। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द कूलम फोर्स, इसलिए माइनस साइन आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहां पर हम पुट कर देंगे, ओके, दिस इज फॉर स्मॉल डिस्टेंस dr। अच्छा, dr मतलब क्या, स्मॉल डिस्टेंस लेकर आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा इतना है। तो तुम्हें कहां से लाना, इंफिनिटी से यहां तक। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। मतलब इंफिनिटी में है ऑब्जेक्ट, लेके r तक तुम्हें लेके आना है। अच्छा, इंटीग्रेशन क्यों किया, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से नहीं होता है वाला। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना कूलम फोर्स, ये तुम्हारा क्या है वेरिएशनल फोर्स है। मतलब अगर तुम दूर है, यहां से दूर है ना इंफिनिटी में, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स है 1/r² के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1/r² का वैरी होता है। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। तो इंफिनिटी में तुम्हारा फोर्स हो जाएगा 0। तुम जितना पास आओगे, ये जो फोर्स है ना कूलम फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता रहता है क्योंकि डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होगा। और तुम अगर पास आ जाओगे यहाँ पर, यहां से यहां लेके आ जाओगे, तो तुम्हारा फोर्स हो जाएगा मैक्स बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रास्ते को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में। हम पहले इतना dr डिस्टेंस करेंगे, इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको छोटा सा डिस्टेंस लेके आएंगे, इसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे,
तो हर पार्ट के लिए इक्वल तुम्हारा वर्क डन कैलकुलेट करोगे और फिर सबको ऐड कर दोगे, तो ये इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मतलब तुम छोटे छोटे पार्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर सबको ऐड कर दिया, तो टोटल तुम्हारा वैल्यू आ गया। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे एफ का वैल्यू। तो कूलम्ब्स लॉ अकॉर्डिंग फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, सोचो तुम्हारा Q1 चार्ज है, तुम्हारा Q2 चार्ज है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, इंफिनिटी टू आर, और ये हो गया डी आर। तो Q1 Q2 है इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो हम लिख सकते हैं माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर। तो डी आर बाई आर स्क्वायर का लिमिट हो जाएगा इंफिनिटी टू आर, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर। ठीक है, 1 बाई आर। अच्छा, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंफिनिटी टू आर। तो हम पुट करेंगे तो फाइनली देखो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, ओनली 1 बाई आर पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा वर्क डन, और हम बोल सकते हैं यू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब तुम जो यहां से इंफिनिटी से एक चार्ज को Q2 को अगर r डिस्टेंस में लेके आओगे, तो वर्क डन क्या करोगे, W इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो यही होगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, जो तुमने वर्क डन किया वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। सो फाइनल हो गया वर्क डन इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, तुम जो इंफिनिटी से r डिस्टेंस में लेके आ रहे हो ना, एक कोई भी रास्ता तुम फॉलो कर सकते हो, कोई भी पथ, तुम ऐसे भी लेके आ सकते हो, तुम ऐसे भी लेके आ सकते हो, तुम कोई भी रास्ता से जिग करके भी लेके आ सकते हो, सेम वर्क डन हो। वर्क डन डिपेंड करता है दो पॉइंट के ऊपर, तुम्हारा इनिशियल पोजीशन कौन सा है और फाइनल पोजीशन कौन सा है, तुम बीच में किस रास्ते में लेके आ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो पथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सोच लो ग्रेविटी, तुम एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर उठा रहे हो, कौन सी पथ से उठा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितना हाइट पे लेके आ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ग्रेविटेशनल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। तो h क्या है, हाइट, हाइट इंपॉर्टेंट है, कितना हाइट तक उठा रहे हो, कौन सी रास्ते में, तुम ऐसे घुमा के लेके आ रहे हो कि जिगजैग रास्ते में लेके आ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। सोचो एक चार्ज को, प्लस Q2 चार्ज है, इसको ना R1 डिस्टेंस से यहां तक लेके गए। ठीक है, तो ए वाला डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, ए वाला डिस्टेंस है R2, तो तुमने क्या किया, R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस में लेके आए, यहां से यहां तक, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेके आए। तुमने कितना वर्क डन किया, तुम्हें कैलकुलेट करना है वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू, तुम एक ऑब्जेक्ट को यहां से ए से बी तक लेके आ रहे हो। अच्छा, तो यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है हम देखेंगे, तो यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी पकड़ लेते U1, और इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पकड़ लेते U2। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वही होगा वर्क डन। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, मतलब फाइनल पोजीशन पे उसका एनर्जी कितना है और इनिशियल पोजीशन पे उसका एनर्जी कितना है, जो एनर्जी डिफरेंस है वही तुमने वर्क डन किया है। तो U2 का है, U2 का हमने कैलकुलेट किया, इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, और क्या होता है डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, यहां से R2 माइनस, और इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q1 Q2, दोनों चार्ज है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और ए डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस है R1। तो अगर Q1 Q2 कॉमन ले लोगे, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन चला गया, तो हो गया 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। मतलब अगर तुम R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस पे लेके जा रहे हो एक ऑब्जेक्ट को, तो कितना वर्क डन किया, वर्क डन इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। तो ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी की तरह है ना,
पोटेंशियल भी एक टर्म, अलग क्वांटिटी है, दोनों अलग क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन अलग क्वांटिटी। तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सोचो एक इंफिनिटी से एक चार्ज को तुमने Q2 चार्ज को लेके आए, तो उसके लिए जो वर्क डन किया ना उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, r डिस्टेंस पे, तो सोचो यहाँ पर r डिस्टेंस पे है तो क्या होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये होता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इंफिनिटी से Q2 चार्ज को, अगर तुम इंफिनिटी से Q2 चार्ज को r डिस्टेंस पे लेके आओगे तो वर्क डन होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का डेफिनेशन ये है, अगर तुम Q2 चार्ज की जगह ना एक 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हो, यूनिट चार्ज, अगर यूनिट चार्ज को तुम इंफिनिटी से यहां पर लेके आ रहे हो, इंफिनिटी से r डिस्टेंस में, तो कितना वर्क डन करोगे, मतलब Q2 को रिप्लेस कर देना है 1 कूलम चार्ज से, तो W क्या हो जाएगा, तो जो वर्क डन होगा वही होगा तुम्हारा पोटेंशियल। तो इसको हम लिखते हैं V, पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और Q2 क्या होगा, Q2 हो गया 1 कूलम, Q2 हो गया 1 कूलम, तो 1 तुम्हारा चला गया, 1 कूलम, मतलब Q1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर पोटेंशियल एंड दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो देख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, W इक्वल्स टू Q1 Q2 होता है और V इक्वल्स टू Q1 होता है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा W और V के बीच में, W इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, अगर V को Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही होगा V, तो Q2 इंटू V होता है W। यही होता है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो और एक बार बता देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को अगर इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आएंगे तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को हम बोलेंगे उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ठीक है, तो W इक्वल्स टू हो गया Q2V। अच्छा, इस इक्वेशन को यूज करके ना तुम बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे पोटेंशियल का यूनिट बता सकते हो, व्हाट इज द यूनिट बता सकते हो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का एक यूनिट हम वोल्ट बोल सकते हैं, वोल्ट। ठीक है, और क्या बता सकते हैं, W बाई Q2, वर्क डन बाई Q। तो W का यूनिट क्या होता है, जूल, और Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो जूल पर कूलम। तो हम बता सकते हैं कि V का यूनिट होगा जूल पर कूलम, और वोल्ट भी बोल सकते हैं, वोल्ट तो होता है वोल्ट। ओके, अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा वो भी हम इस यूनिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ W क्या होता है, W का डायमेंशन होता है ml2 T⁻², और Q चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज इक्वल्स टू होता है IT। ठीक है, क्योंकि I इक्वल्स टू होता है Q/T, तो Q इक्वल्स टू IT हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे ऐसे ml2 T⁻³ I⁻⁻1। तो ये हो जाता है तुम्हारा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो तुम्हें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, तुम कैलकुलेट करके भी बता सकते हो। इसके पहले हमने डिराइव किया था, एक चार्ज को तुमने अगर R1 डिस्टेंस से R2 डिस्टेंस पे लेके आओगे तो वर्क डन कितना करना पड़ता है, W इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट किया था, क्या होता है U2 माइनस U1, मतलब पोटेंशियल है जब दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल है जब दिस पॉइंट। अभी देखो U इक्वल्स टू क्या होता है, U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू Q2V। तो हम लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है V2 और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, तो Q2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q2 V2 माइनस, और U1 क्या होगा, U1 मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो जाएगा Q2 इंटू V1। तो तुम्हारा हम लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल्स टू Q2 कॉमन ले लेंगे, V2 माइनस V1, और हम लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल्स टू Q2 इंटू डेल्टा V। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम लेके जा रहे हैं, कितना वर्क डन कर रहे हैं और कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होता है इनटू चार्ज, वही होता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, वही तुम्हारा वर्क डन करना पड़ेगा।
एक जगह से चार्ज को दूसरी जगह लेके जाने में इतना वर्क डन हमें करना है। दिस इज योर W, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। तो सोचो यहाँ पर मल्टीपल चार्ज है, एक चार्ज, दो चार्ज, ठीक है। अगर दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच में एनर्जी क्या होता है, यहाँ होता है Q1, ये होता है तुम्हारा Q2। तो दोनों चार्ज के बीच में एनर्जी होता है तुम्हारा U इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R जो है डिस्टेंस है इसके बीच में, तो इसे R1 पकड़ लेते हैं। तो R1 देखो, पहला जो चार्ज है ना, इसको जब इंफिनिटी से लेके आएंगे तो और कोई चार्ज नहीं है, तो पहला चार्ज को जब हम लेके आएंगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। जब दूसरा चार्ज को लेके आएंगे तब वर्क डन करना पड़ता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R1। सोचो अभी एक तीसरा चार्ज को तुम लेके आ रहे हो Q3 चार्ज को लेके आ रहे हो, जिसका इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस क्या होगा, अच्छा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा R12, तो ये हो गया R12। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा R13, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा R23, ठीक है। तो फिर तुम्हारा वर्क डन कितना होगा, सोचो तीसरा चार्ज को लेके आ रहे हो तो फिर वर्क डन कितना होगा, देखो पहले से तो इतना वर्क डन है, थर्ड चार्ज को जब लेके आओगे तब इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स काम करेगा और इन दोनों के बीच में भी दूसरा फोर्स काम करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसके लिए एनर्जी होगा Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस के R13, तो हो गया R13 प्लस इन दोनों के बीच में एनर्जी कितना होगा Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस क्या है R23। सोचो और एक चार्ज को तुम लेके आए, फोर्थ चार्ज को, ठीक है, Q4, तो क्या होगा तो फिर सिमिलरली टर्म ऐड होता रहेगा, जितना तुम चार्ज को लेके आओगे उतना तुम्हारा, ये तो तीन टर्म रहेगा फिर ऐड होता रहेगा। जैसे Q1 Q4 एक टर्म होगा, Q2 Q4 एक टर्म होगा और Q3 Q4 और एक, तो तीन टर्म और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुम जितना चार्ज लेके आओगे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो इंक्रीज होता रहेगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। देखो हमें इस रिलेशन के बारे में पता है कि W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू QV, मतलब वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू QV। यहां से हम बता सकते हैं, देखो जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। Q क्या है, Q भी स्केलर क्वांटिटी है, तो सारे क्वांटिटी जब स्केलर है तो V क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V भी तुम्हारा होगा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, लास्ट चैप्टर में हम पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। सोचो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस Q1 और तुम्हें इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है R डिस्टेंस पे, ठीक है। ये तुम्हारा है R12, तो इस डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, हमें पता है V इक्वल्स टू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा Q1 बाई R1, अच्छे से R1 पकड़ लेते हैं, तो Q1 बाई R1 हो जाएगा, सिंस स्केलर क्वांटिटी। सोचो एक दूसरा चार्ज है यहाँ पर Q2, तो इससे इसका डिस्टेंस क्या है, इससे इसका डिस्टेंस R2, तो फिर पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे, दोनों चार्ज की वजह से ना ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फिर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन चला गया, Q2 बाई R2। अगर सोचो यहाँ पर तीसरा चार्ज है Q3, तो तुम्हारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, फिर ए डिस्टेंस है R3, तो तुम्हारा हो जाएगा प्लस Q3 बाई R3, ऐसे ऐड होता रहेगा। सोचे यहाँ पर चौथा चार्ज है माइनस Q4, और जो डिस्टेंस है इसका ये होगा तुम्हारा R4, तो इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस Q4 बाई R4, तो ऐसे ऐड होता रहेगा। जितना चार्ज आएगा इस पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होता है उस चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। तो इससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल इस फॉर्मूला से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। सिंस पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्मली तुम ऐड कर सकते हो, तुम्हें इसके लिए वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं, डायरेक्शन नहीं होता तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ओनली ऐड करने से ही हो जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सोचो यहाँ पर दो चार्ज है
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो दोनों चार्ज है, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस है इसे पकड़ लेते हैं 2a, जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया तुम्हारा 2a, तो मिड पॉइंट हो गया a। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है यहाँ से इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हम पकड़ लेते हैं ये जो एंगल है वो है तुम्हारा थीटा, तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज r, दिस इज r1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऐसे, सो दिस इज r2। ओके, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ओके, तो दिस इज डाइपोल, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, इस तरफ, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इस तरफ। ओके, तो p पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, v1 1/4πε0 q/r1, तो q/r1 हो जाएगा। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, v2, सोच लेते हैं v2 क्या होगा, 1/4πε0, ये क्या है माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस q/r2, ये डिस्टेंस है r2, ठीक है, तो v1 v2, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, v नेट इक्वल्स टू v1 प्लस v2, तो तुम्हारा कितना होगा 1/4πε0 कॉमन चला जाएगा, q/r1 माइनस q/r2, तुम q भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है, तो q कॉमन ले लिया तो हो जाएगा q/4πε0 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको ना फिर सिंप्लीफाई करना है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, देखो, जो r1 डिस्टेंस है ना, उसको r और a वाला डिस्टेंस क्या है, a, दिस इज a, तो a के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, तो r1 इक्वल्स टू क्या होगा, r1 स्क्वायर इक्वल्स टू होता है r स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर प्लस a क्या है, a स्क्वायर, और ये वाला a का डायरेक्शन होता है इस तरफ, ठीक है, ये इसका r डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, तो r1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, r स्क्वायर, एक्चुअली क्या होता है, r1 जो होता है ना, r1 प्लस a इक्वल्स टू होता है r वेक्टर, ठीक है, तो r1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर r माइनस a, तो इसको हम लिख सकते हैं r1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा, r और a के बीच में एंगल है थीटा, तो हो गया cos थीटा, और r2 स्क्वायर क्या होगा, सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि a प्लस r इक्वल्स टू r2, हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि a प्लस r इक्वल्स टू होता है r2, क्योंकि a का डायरेक्शन इस तरफ, r का डायरेक्शन, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर अप्लाई करते हैं, तो a प्लस r इक्वल्स टू r2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं r2 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ra और cos थीटा, r और a के बीच में एंगल क्या है, cos थीटा, थीटा है, तो ये हो गया। तो इसको ना फिर हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/r1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra cos थीटा, ये होता है r1 इक्वल्स टू, यहाँ पर एक हाफ हो जाता है, तो ये होता है 1/r1। r1 को अगर इन्वर्स करेंगे ना, नीचे लेके जाएंगे और रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये वाला आता है, ठीक है, तो देखो, अगर ए r डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन, अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि r इज मच ग्रेटर देन a, जो डाइपोल का बीच में डिस्टेंस है ना a से, अगर r बहुत बड़ा है, लार्ज, तो क्या होगा, a/r इज मच लेस देन 1, एक से बहुत छोटा है, तो a/r टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर a/r लेके आते हैं, तो 1/r1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/, यहाँ पर क्या होगा, r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो आ गया r, 1 प्लस a स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस 2a/r cos थीटा,
ठीक है, टू द पावर हाफ। अभी देखो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो टर्म है बहुत छोटा है, तो इसको ए बाय आर छोटा होता है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, तो इस टर्म को हम जीरो पकड़ सकते हैं, लेकिन इस टर्म को हमें रखना है, जीरो नहीं कंसिडर करना। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, तो ए हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई आर इंटू 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा माइनस हाफ। इसको ना ऊपर लेके आ गए तो माइनस हाफ हो गया। तो दिस इज 1 बाई आर वन। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई आर वन इक्वल्स टू 1 बाई आर माइनस हाफ है ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन में हो जाएगा 1 माइनस 2a बाई आर, और यहाँ पर क्या माइनस हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया और 2 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पर a बाई आर। तो तुम्हारा यहां पर हो जाएगा a बाई आर कॉस थीटा। सिमिलरली 1 बाई आर टू क्या होगा, 1 बाई आर 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा। तो ये दो टर्म आ जाएगा 1 बाई आर वन 1 बाई आर टू, तो इसके यहां पर पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में 1 बाई आर वन और 1 बाई आर टू का वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करने से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर तुम पुट कर दोगे तो वी नेट क्या आएगा, वी नेट इक्वल्स टू क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर वन का वैल्यू क्या होगा 1 बाई आर 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। तो ए बाई आर और ए बाई आर माइनस से ऐड हो जाएगा, तो तुम्हारा आएगा ए वाला 1 बाई आर 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा -1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। तो -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या आया q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये a बाई आर है, तो a 2a cos थीटा क्या है 2a cos थीटा बाई r हो गया r स्क्वायर, तो ये आएगा 2a cos थीटा बाई r स्क्वायर। और हमें पता है क्या है डाइपोल मोमेंट p इक्वल्स टू क्या होता है 2a इंटू क्यू, चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज 2a, तो इसको हम p लिख सकते हैं, q इंटू 2a को हम p लिख सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट आ गया p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि p डॉट r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल p डॉट r बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। cos थीटा को क्या किया डॉट प्रोडक्ट के अंदर ले लिया, और r क्या है यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो p बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पोटेंशियल रहता है ना नेट पोटेंशियल, वो 1 बाई r से वेरी नहीं होता, डाइपोल के केस में 1 बाई r स्क्वायर से वेरी होता है, मतलब बहुत फास्ट फॉल कर जाता है, पोटेंशियल बहुत जल्दी फॉल कर जाता है। जो 1 बाई r में क्या धीरे धीरे फॉल करता है, दूर जाने से पोटेंशियल फॉल करता है, मतलब रिड्यूस होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा डाइपोल के केस में वो जल्दी फॉल कर जाता है। हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए एक्सटर्नल फील्ड। तो जब डाइपोल एक एक्सटर्नल फील्ड में रहता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, ठीक है। सोचो एक ये डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, इसमें एक डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पर है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो क्या होता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। इस चार्ज के ऊपर फोर्स होगा इस तरफ F इक्वल्स टू QE, और इस चार्ज के ऊपर फोर्स होगा इस तरफ F इक्वल्स टू माइनस QE, ठीक। तो दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, तो क्या होगा दोनों फोर्स देखो इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो जाएगा F नेट 0, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स अगर 0 होता है तो कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, नहीं होता है, वो एक ही जगह रहेगा, डाइपोल एक ही जगह रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा देखो दोनों फोर्स का जो एक्शन है ना वो डिफरेंट लाइन बराबर काम कर, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों का जो एक लाइन में नहीं डिफरेंट लाइन में अप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा इसकी वजह से हमें आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा देते हैं। अगर तुम सोचो एक ऑब्जेक्ट लो, इस ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करो, इक्वल एंड ऑपोजिट,
तो क्या होगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ पर, तो वो ऑब्जेक्ट घूम जाएगा ना, यहाँ पर और यहाँ पर, तो घूम जाएगा वो। तो सिमिलर होगा, ये डाइपोल ऐसे घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, घूम जाएगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि टॉर्क कितना होगा, ठीक है। और टॉर्क से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है तुम्हारा, देखो टॉर्क का डेफिनेशन है फोर्स इनटू द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, अगर डाइपोल का लेंथ होता है 2a, हाँ, और सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल है थीटा, तो a क्या हो जाएगा 2a cos थीटा, और a इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा 2a sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ दोनों चार्ज के बीच में, 2a sin थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है तुम्हारा r, ठीक है। तो फोर्स क्या हुआ, F इक्वल्स टू कोई एक फोर्स ले लो, वो है तुम्हारा QE, और r क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 2a sin थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं 2aq E sin थीटा। और हमें पता है क्या है, डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है 2aq, तो P इक्वल्स टू 2aq होता है, रिप्लेस कर देंगे 2aq को P E sin थीटा, और इसे हम ऐसे में लिख सकते हैं P क्रॉस E। तो टाउ होता है तुम्हारा PE sin थीटा और P क्रॉस E। अभी हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन W इक्वल्स टू, देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फॉर्मूला F इंटू dr, नॉर्मल फॉर्मूला होता है, A फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो वो लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, वो रोटेट कर रहे हैं, तो हमें टॉर्क के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो F के कैसे लिखेंगे, F को लिखेंगे टॉर्क इंटू, और dr का एनालॉग टर्म क्या होगा, रोटेशनल एनालॉग टर्म, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग टर्म होता है टाउ, टॉर्क, और डिस्टेंस का, लीनियर डिस्टेंस का क्या होगा एंगल d थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा टॉर्क, टाउ इंटू d थीटा होता है वर्क डन। तो टाउ का वैल्यू क्या है, टाउ का वैल्यू हमें पता है P sin थीटा और d थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे θ1 एंगल से θ2 एंगल तक, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कि इसका एनर्जी कितना होगा, मतलब अगर θ1 एंगल से तुम रोटेट कर रहे हो θ2 एंगल तक, तो वर्क डन कितना कर रहे हो, जो वर्क डन कर रहे हो वही तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी E इक्वल्स टू W इक्वल्स टू दिस। तो तुम्हें सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, PE क्या है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये होगा θ1 से θ2 तक। तो तुम्हारा अगर वैल्यू पुट कर दोगे क्या होगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल, ठीक है। तो ऐसा होता है PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। तो देखो यहां पर हम पोटेंशियल, ये तो हमें निकल गया पोटेंशियल एनर्जी, यहां भी रख दोगे तो आंसर सही है, तुम मार्क्स दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, हम कंसीडर कर लेते हैं जो इनिशियल एंगल है ना, हम जैसे पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ लेते हैं ग्राउंड में, उसका एनर्जी 0 होता है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं अगर वो डाइपोल 90 डिग्री एंगल में है, ऐसा है ना, डाइपोल अगर ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल में, तो उसका एनर्जी होता है 0। तो हम θ1 को पकड़ लेते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से कितना रोटेट कर रहे हो, तो इनिशियल एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। और हमें क्या पता है cos θ1 का cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 माइनस cos θ2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा PE cos θ2, और इसे ऐसे लिख सकते हो कि माइनस P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट हो गया, cos θ मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो तुम्हारा वर्क डन और एनर्जी कितना हुआ माइनस P डॉट E, तो इस फॉर्म में लेके आओगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो दिस इज योर एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मतलब जिस सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है, जिस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा इक्वल होगा, सेम होगा, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके ऑल पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है। तो सोचो एक पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इसके अराउंड कौन सा सरफेस होगा जहां पर पोटेंशियल सेम होगा। देखो हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो Q अगर कांस्टेंट है, सेम चार्ज है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? R के ऊपर। मतलब अगर डिस्टेंस तुम्हारा सेम है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हम इसको ना अराउंड R डिस्टेंस पे क्या करेंगे? स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। तो जो स्फीयर होगा ना, स्फीयर के सारे पॉइंट पे क्या होगा? डिस्टेंस सेम है, इसका रेडियस R है, तो ऑल पॉइंट में क्या है? पोटेंशियल सेम है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो तुम दूसरा सरफेस भी ड्रॉ कर सकते हो, इसके ऊपर भी पोटेंशियल सेम होगा। ऑल पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? R2। तो ऑल पॉइंट में क्या है? पोटेंशियल Q/R2 सेम है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल। अच्छा, सोचो यहाँ पर दो चार्ज है, +Q और यहाँ पर एक चार्ज है -Q। तो दोनों चार्ज की वजह से तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा? दोनों चार्ज को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके बीच में जो पॉइंट है ना, देखो यहाँ पर जो पॉइंट है उसका क्या है? डिस्टेंस दोनों चार्ज से सेम है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, अगर तुम देखोगे इसका जो बीच में जो सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर ऑल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? +Q/-Q। तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस सरफेस का ऑल पॉइंट पे पोटेंशियल होगा जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल।